यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। इवनिंग में जो आपकी क्लास होगी वो एवीएस की ही मैराथन होगी, तो शाम को आप वो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं। कायिक प्रवर्धन की यहाँ पर बात की गई है। जब हम लोग बात करते हैं जड़, पेड़, पौधे, तना, इन सबका जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं, जब थ्योरी सेशन हुआ था उसमें हमने पढ़ा भी था कायिक प्रवर्धन क्या होता है। कुछ एक पौधे से दूसरे पौधे का जन्म होना बिना किसी बीज के, है ना। वो वाली कायिक प्रवर्धन वाली टेक्निक है, उस तरीके के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तना, जड़ें और पुष्प पहला ऑप्शन है, तना, जड़ें और पत्तियां दूसरा ऑप्शन है, तना, पुष्प और फल या फिर तना, पत्तियां और पुष्प। देखो, हमको एक चीज पता है कि पुष्प से अगर हम लोग एक नए पौधे को जन्म नहीं दे पाएंगे तो पुष्प आपका आंसर नहीं होगा। तो जहां जहां भी पुष्प है आप उसको हटा सकते हो। तो यहाँ पर पुष्प है, यहाँ पर और यहाँ पर पुष्प है, तो पहला, तीसरा और चौथा नहीं होगा। हम लोग तने के माध्यम से एक नए पौधे को जन्म दे सकते हैं, जड़ के माध्यम से एक नए पौधे का जन्म हो सकता है और पत्तियों के माध्यम से भी एक नए पौधे का जन्म हो सकता है। तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तना, जड़ और पत्तियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन जो है इसकी टेक्निक को पूरा किया जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग दिया गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों वो पाठ यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। सेकंड है विद्यार्थी की विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। थर्ड है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो जब सर्वेक्षण और लेखन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीजें आती है कि हम लोग शिक्षार्थियों यानी बच्चों को वो अवसर उपलब्ध करवाएं जिसमें वे चीजों को खोजे, यानी कि अन्वेषण करे और उनको लर्न करे, सीखे। तो ये आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप को चुनना है। पारिहितैषी क्या होता होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला है परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना। दूसरा है खरीदारी के लिए पॉलीथीन का प्रयोग करना। तीसरा है कपड़े रंगने के लिए रंगों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना। वैसे पारिहितैषी का मतलब होता है पर्यावरण के हित में कोई कार्य हो तो उसे चयन करिए। जैसे कि नॉर्मली मोस्टली एग्जाम में ऐसा केस होता है कि जहां पर हमें शब्द समझ नहीं आते, तो फिर हम लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रकार का नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण हो रहा है। पॉलीथीन डिस्पोजेबल नहीं है तो इससे भी प्रदूषण होगा। ठीक है, और कपड़े रंगने के लिए रंगों का प्रयोग करेंगे तो इससे भी प्रदूषण होगा। तो 3 तो यहाँ पर प्रदूषण वाले, और एक अच्छा है कि जब आप सिंचाई के लिए आपको बिजली चाहिए होती है तो आप पवन मिल्स का प्रयोग करते हैं, पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एक का चयन करना था तो एक पॉजिटिव तो सिर्फ यही है। ठीक है, तो आंसर यही होगा, यही पर्यावरण के हित में कार्य हो रहा है, बाकी सब पर्यावरण के हित में नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि खाद्य बंधन, आहार और कट्टा प्राचीन संरचना है जो प्रयोग की जाती है अनाज भंडारण के लिए, काष्ठ भंडारण के लिए, जल भंडारण के लिए या फिर मृदा संरक्षण के लिए। तो खादिन, बहिंस और अहरा और कट्टा जो है ये सारी की सारी जल स्टोर यानी वाटर स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाती टेक्निक है। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से छोटे छोटे स्टोर बनाए जाते हैं और वहां पर पानी को सेव करके, सुरक्षित करके, झील, हम लोग छोटी झील बोल सकते हैं, पानी को सुरक्षित करके रखा जाता है। तो ये सारी जल संभरण की टेक्निक है। आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जीएपी संक्षिप्तीकरण को पूरा करिए। आपसे पूछा गया है कि जीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला दिया है प्रदूषण नियंत्रण की सरकारी एजेंसी, यानी कि गवर्नमेंटल एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। सेकंड है ग्रोस एसिमिलेशन बाय साइकोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा सकल स्वांगीकरण करना। तीसरा है गंगा एक्शन प्लान। और फोर्थ है प्राणी संरक्षण की सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। साइकोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते फोटो पीएच भी दिखता है तो ऐसे ही लगता है साइकोलॉजी लिखा हुआ है। चलो, जीएपी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, जीएपी का फुल फॉर्म है हमारा गंगा एक्शन प्लान। गंगा को क्लीनिंग करने की प्रोसेस के लिए ये प्लान डिजाइन किया गया है। तो ये आपका जीएपी का फुल फॉर्म है। गलत कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षण करने को प्रोत्साहन मिलता है। दीर्घोपयोगी यानी कि संपोषित विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण का कोई ध्यान नहीं रखता है। ऑप्शन डी है दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालिक, आयोजित और स्थायी विकास होता है। अब देखो गलत स्टेटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आर्थिक विकास का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है, ठीक है, राइट लग रहा है, कहीं ना कहीं रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी रोक देते हैं। ठीक है, दूसरा है
दीर्घोपयोगी विकास से वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास और भावी पीढ़ियों के संसाधन के लिए संरक्षण को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम लोग लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि इससे इनको फ़ायदा होगा, इससे इनको फ़ायदा होगा, तो बी भी बिल्कुल ठीक है। अगला है दीर्घोपयोगी यानी संपोषित विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखता है, तो वो सबके दृष्टिकोण का ध्यान रखता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि इसने बोला है नहीं रखता है, जबकि रखता है। ठीक है? और डी स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है कि दीर्घोपयोगी विकास दीर्घकालीन आयोजित और स्थायी विकास होता है। ठीक है? परमानेंट विकास ही होता है, तो डी भी बिल्कुल राइट है। तो गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए भी राइट है, बी भी राइट है और डी भी राइट है। आपको गलत कथन चुनना था। सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। हमारे देश में नर्मदा नदी के आर-पार बने बांधों जैसे टहरी और अल्मानी बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथन में से सही कथन को चुनना है जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने, क्षेत्र की स्थलीय पादप जगत और प्राणी जगत पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। तीसरा है खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी और ऑप्शन डी है इससे स्थायी नौकरी मिल सकती है। किससे? जब ये टहरी और अलमाड़ी बांध है इसकी ऊंचाई बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या-क्या बांधों की ऊंचाई बढ़ाने से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम निकल कर आएंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहला है कि क्षेत्र के स्थलीय पादप जगत और प्राणी जगत पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित हो जाएंगे। तीसरा है खेत के लिए उपयोगी स्थायी जमीन नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल राइट है, पहला, दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सारे कमियां या ड्रॉबैक हम लोग देख सकते हैं जो बाढ़ की जो बांध होते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ाने से जो आसपास के विलेजेस जो हैं उनको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए? सबसे पहला है उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, दूसरा है केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, तीसरा है केवल शाकाहारियों का संरक्षण और ऑप्शन डी है सभी भौतिक और जैविक संगठकों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो देखो एक सफल वन संरक्षण नीति जहाँ पर हम लोग वन के जितने भी जीव हैं उनका संरक्षण करेंगे उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है। तो क्या-क्या चीजें उसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए? क्या जो उच्चतम पोषी है जैसे कि उच्चतम पोषण स्तर के जो जीव जिस कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उन्हीं का करो, केवल उपभोक्ताओं का ही करो और केवल शाकाहारियों का ही करो। तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि सबका करना जरूरी है, किसी एक पोषण स्तर का आप नहीं कर सकते। तो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी भौतिक चीजें जितनी भी हैं और साथ ही जो जैविक संगठक है, भौतिक चीजें जितने भी समुद्र, तालाब, नदियाँ, पेड़-पौधे, वृक्ष उनका भी करो और साथ में जो जैविक चीजें हैं, जैविक संगठक है, दोनों के संरक्षण के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए। सिर्फ वन में रहने वाले जंतु नहीं, वन की सारी चीजें जो है उनका भी संरक्षण करना यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक बन जाता है। राइट? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। बताइए चिपको आंदोलन से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश क्या है? वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय की उपेक्षा ही कर लो। तीसरा है विकास कार्यक्रमों के लिए वन के वृक्षों को काट डालना या फिर सरकारी एजेंसियों को निर्विवाद रूप से ये अधिकार होता है कि वे वन के जो वन के जो वृक्ष है उनको काटने के लिए आदेश दे सके। तो महत्वपूर्ण संदेश हमारे लिए यहाँ पर क्या हो सकता है? तो वन संरक्षण के प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, मतलब वन से रिलेटेड जितने भी संरक्षण के हम लोग प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा पूरा समुदाय उसमें इंक्लूड रहे, सब मिलकर वन की रक्षा करें। सिर्फ सरकार के ऊपर ये राइट अधिकार न डाले कि सरकार ही ये कार्य करेगी, हम लोग क्यों करें? राइट? तो हर एक इंसान को इस चीज के लिए आगे आना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्यों गिराया जाता है वो रीजन आपसे पूछा गया है। सबसे पहला है इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाती है, दूसरा विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, तीसरा ऊंचाई में वृद्धि होने पर जल में जो विद्युत की मात्रा है, इलेक्ट्रिसिटी की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, या फिर जल के अधिक अणु आयनों में वियोजित हो जाते हैं, मतलब जो जल के आयन है वो छोटे-छोटे आयनों में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न करने से क्या होगा? जब जल को हम लोग अधिक ऊंचाई से गिराएंगे तो इससे जल के ताप में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध होती है। तीसरा और फोर्थ अभी हमने पढ़ा कि वृद्धि होने पर जल में विद्युत की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये कोई लॉजिकल नहीं है। और डी भी नहीं है कि जल के अधिक अणु आयनों में जो आयन होते हैं अणु आयनों में यहाँ पर वियोजित हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। ठीक है।
फिर यही चीजें स्थितिज ऊर्जा से हमारी जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और विद्युत उत्पन्न करने में आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। देखो, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति। तीसरा ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सर्वेक्षण की बात यहाँ पर करी जा रही है, तो सर्वेक्षण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये आपको बताना है। तो देखो, पहला कौन कौन सी चीजें सही लग रही? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करने का मौका देना, बिल्कुल सही है। बच्चों को मौका मिलेगा जब सर्वेक्षण का वो आयोजन करवाएंगे टीचर, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल राइट है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल राइट है। और आकलन के एक अवसर के रूप में बच्चों का आकलन को इसे एक अवसर के रूप में देना जहां पर बच्चे इस चीज का सर्वेक्षण करके नई नई चीजों को लर्न कर पाए और टीचर उनका असेसमेंट आकलन कर पाए। तो चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए बी सी और डी चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक? रटने की प्रवृत्ति को यदि हम लोग रोकना चाहते हैं तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक जो है ऐसे टाइप, ये सारे हमारे रटन विद्या को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं, रोट लर्निंग को बढ़ाते हैं। और वी कैन से दैट ये सब्जेक्टिव टाइप है। तो अगर आप ऐसे भी आंसर करते तो आप ऐसे कर सकते थे कि ये तीनों जो है सब्जेक्टिव कैटेगरी में आते हैं और ये एक अकेला आपका ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का है। तो ऑब्जेक्टिव आंसर देने से बच्चों के अंदर जो स्किल्स है, थिंकिंग स्किल है, वो यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन करिए। गलत कथन जो है उसको आपको यहाँ पर निकालना है। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण शुद्ध हो तथा जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। दूसरा है जब फसलों, वनस्पति के अपशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस प्राप्त होती है। तीसरा, जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचाती है। और अगला है जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है, नवीनीकृत स्रोत है। तो अब आपको गलत कथन चुनना था, तो एक स्टेटमेंट हमेशा से आंखों के सामने रहता है हमारे कि जैव गैस का जो प्रमुख या मुख्य अवयव होता है वो मेथेन होता है, न कि एथेन होता है। और आपको चूज भी असत्य कथन ही करना था, तो ये असत्य कथन है। बाकी आपका पहला वाला बिल्कुल सत्य है। वृक्ष लगाने से पर्यावरण शुद्ध होगा। दूसरा, अपशिष्टों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन करोगे तो जैव गैस बनेगी और ये ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत में काउंट होता है। गलत कथन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागर में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा। दूसरा है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। तीसरा है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। और ऑप्शन डी है महासागर में उत्पन्न ज्वार। तो महासागर में जो तापीय ऊर्जा होती है वो किसका रिस्पॉन्सिबल कारक क्या होता है? तो इसका रिस्पॉन्सिबल कारक होता है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। ये सबसे बड़ा कारक है जो महासागरीय तापीय ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपसे पूछ रहा है कि नाभिक की ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या यह है कि नाभिक को विखंडित कैसे करें, अभिक्रिया को सतत कैसे बनाएं। तीसरा है उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। और ऑप्शन डी है नाभिक की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करें। तो नाभिक की ऊर्जा का उपयोग करने में सबसे बड़ी समस्या हमें कैसे आती है? जो उपयोग के पश्चात हम लोग जो ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करेंगे, वो सबसे बड़ा प्रमुख कारक होता है, रिस्पॉन्सिबल कारक होता है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, क्योंकि उसके हार्म नुकसान होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है आसपास के जीवन जनजाति का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में टोटल हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट करके बताइएगा। और आज आपका एक स्पेशल वीडियो भी है, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ में आपकी 6 बजे मैराथन क्लास भी है, उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।